बिहार में 5 बड़े फैक्टर्स पर मच रहा हाहाकार। जनाब, किसकी बनेगी बिहार में सरकार? नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, बिहार के चुनाव बस नजदीक हैं, आने वाले हैं और भाई साहब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी, एक दूसरे पर हमले अब चलने लगे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बिहार में सरकार किसकी बनेगी, ऊंट किस करवट बैठेगा? क्योंकि ये 5 फैक्टर की जो चर्चा हम अपनी इस डिस्कशन में करने वाले हैं, ये 5 फैक्टर बिहार की सरकार बनाने में अहम किरदार निभाएंगे। अब वो 5 फैक्टर कौन से हैं, किन फैक्टर का असर सबसे ज्यादा होगा, किस तरीके से बिहार में सरकार बनेगी, राजनीतिक समीकरण क्या नजर आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर डिस्कशन करेंगे। मेरे सहयोगी पंकज सर मेरे साथ मौजूद हैं। पंकज सर, सबसे पहले बिहार की राजनीति को आप इस वक्त किस तरीके से देख रहे हैं? ऊंट किस करवट बैठा है आपके हिसाब से? बिहार में मेरे हिसाब से त्रिकोणीय लड़ाई। पहला एक एंगल एनडीए का है जो कि सत्ता में है। ठीक है। एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ये सारे लोग हैं। और जीतन राम मांझी। जी जी, ये 5 दल है। दूसरा है महागठबंधन। हाँ, वहां भी आरजेडी है, कांग्रेस है, वामदल है, वहां पे मुकेश सहनी की पार्टी है, हेमंत सोरेन की है, पशुपति पारस की पार्टी है। तो ये सब मिलकर महागठबंधन। और तीसरा एंगल है प्रशांत किशोर, जिन्होंने पिछले 2 सालों में काफी बज़ क्रिएट किया है और पूरा यात्रा वगैरह किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, दोनों तरफ के नेताओं पर आरोप लगाया है, यूथ बदलेगा बिहार और हम आएंगे तो पलायन रुक जाएगा, तो इतना खोज खोज के सरकारी नौकरी देंगे कि तुम लोग नौकरी नहीं ले सकोगे। तो ये तीसरा फैक्टर है। अब एक एक करके तीनों पे डिस्कस करते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जी जी जी, उससे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सत्ताधारी दल से शुरू करते हैं क्योंकि वो पावर में है। जी, जेडीयू की बात करते हैं। उसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है नीतीश कुमार का काम और नीतीश कुमार का चेहरा। ये प्लस पॉइंट है। जी, जो भी योजनाएं हैं और हर दिन खास करके महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए जिस तरह से बिहार को चलाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। आज पटना में रहने वाला व्यक्ति आज से 20 साल पहले जब पटना में रहता था तो उससे पूछ लीजिए। और नीतीश कुमार कहते भी हैं कि 2005 के पहले कुछ था जी। तो ये चीजें स्ट्राइक करते हैं और अभी लगातार कैबिनेट में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो नीतीश कुमार का प्लस पॉइंट उनका काम और उनका चेहरा। इतने लंबे राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं, परिवारवाद का एक दाग नहीं। ये इनका प्लस पॉइंट है। ठीक है। निगेटिव पॉइंट है नीतीश का, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है, 20-25 साल से शासन कर रहे हैं और तबीयत ठीक नहीं रहती। तबीयत ठीक नहीं रहती, उसके बारे में आज की मैं घटना बता रहा हूं। आज 300-400 कार्यकर्ता आए थे नालंदा से, जो कि इनका गृह जिला है। और नीतीश जी हमेशा बुलाते रहते हैं अलग अलग जिलों से अपने कार्यकर्ताओं को ये फीडबैक लेने के लिए कि मेरी योजनाओं की जमीन पर क्या स्थिति है। ये उनका अपना तरीका है। उनसे पूछे कि क्या माहौल है जी, तुम लोग बताओ, खाली तारीफ मत करना। तो उन्होंने कहा कि जो भी कार्यकर्ता आए थे उन्होंने कहा कि माहौल तो ठीक है, लेकिन बेटा को लड़ा देते नालंदा किसी सीट से तो थोड़ा सा जोश आ जाता। तो नीतीश कुमार ने आज ये कहा कि ठीक है, आप लोग मेहनत करो, इस बारे में हम विचार करते हैं। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज यही है कि नीतीश बाबू ने भी विचार करने के लिए कहा है कि बेटा जो निशांत है शायद किसी सीट से लड़ा दे। अब वो कौन सी सीट होगी वो नीतीश कुमार डिसाइड करेंगे। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, मैं इसलिए ये घटना बता रहा था कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक है, वो मीटिंग भी ले रहे हैं और वो बता भी रहे हैं सब कुछ। तो ये अफवाह खत्म हो गई है लगभग। ठीक। हाँ, एज है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसको मैं मानता हूं किस हद तक है। 20 साल राज करने के बाद आंधी चलनी चाहिए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, लेकिन बिहार में हर कोई मानेगा कि आंधी नहीं। और स्वाभाविक है कि जब इतना लंबा शासन रहा है तो कुछ लोग नाराज होंगे ही, तो वो हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ठीक है, मोदी जी का चेहरा है, राष्ट्रवाद उनका है, मोदी जी की योजनाएं हैं। लेकिन उनका जो निगेटिव पॉइंट है वो स्थानीय नेतृत्व है, कमजोर कड़ी वो है। वो इसलिए कि इतने लंबे समय तक शासन में रहने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक भी ऐसा चेहरा नहीं बना सकी जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके नीतीश कुमार के अल्टरनेटिव या बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार। कोई चेहरा नहीं, नॉट इवन सिंगल। ये इनकी वीकनेस है।
और जो वर्तमान में अभी चेहरे हैं उन पे प्रशांत किशोर जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को पता है कि ये कमजोर नस है बीजेपी की। बिल्कुल तो जहां पे कमजोरी है वही तो वार करेगा, दुश्मन है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी जो चिराग पासवान है, जीतनराम मांझी है, तो चिराग पासवान पिछली बार अकेले लड़े थे, वो हनुमान बन के देख लिए और यही पता चल गया कि हनुमान जी लंका के जगह पे अयोध्या जलाए हैं। तो ये बाद में एहसास हो गया कि हमने तो अयोध्या में आग लगा दी, तो वो वापस आ गए। थोड़ा सा पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा इंटैक्ट है एनडीए, ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन है, दिख रहा है अभी तक मुद्दों को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर, ये ठीक है। अब आते हैं विपक्ष की ओर, जो मूल विपक्ष है, महागठबंधन। तेजस्वी यादव, ये दूसरा चुनाव है जो वो हार चुके हैं, ये तीसरा में उनका ट्रायल है। 2015 का विधानसभा चुनाव तो खैर नीतीश कुमार के साथ लड़े, तो वो तेजस्वी से ज्यादा दोनों गठबंधन का ये था। 2020 में लड़े, मार्जिनल हारे, बहुत कम मतों से। इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह अगर इस बार नहीं जीत सके तो फिर और चांसेस कम होते चले जाएंगे। तो ये उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। दिक्कत उनके साथ ये है कि पिछली बार जो एनडीए से नाराज वर्ग तेजस्वी को वोट दे रहा था, इस बार वही एनडीए से नाराज वर्ग प्रशांत किशोर खींच ले रहे हैं। तो डायरेक्ट फायदा तो हो नहीं रहा है। जब दो तरफ का मुकाबला होगा, मान लिया कि मैं नीतीश कुमार से नाराज हूं या बीजेपी से नाराज हूं और दो ही पार्टी है, तो मैं किधर जाऊंगा? स्वाभाविक रूप से तेजस्वी की तरफ। सर यहीं पर एक सवाल मैं आपसे आपको रोकना चाहूंगा, यहीं पर एक सवाल मैं करना चाहूंगा, बड़ा दिलचस्प आपने मुद्दा उठाया है। प्रशांत किशोर आप मैदान में, आप मान भी रहे हैं कि बड़ा इंपैक्टफुल उनका कैंपेन रहा है। प्रशांत किशोर की मौजूदगी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से एनडीए के जो नाराज मतदाता है, जो एंटी इनकम्बेंसी से प्रभावित हैं, हाँ। वो अगर तेजस्वी की तरफ जाते तो बीजेपी को ज्यादा नुकसान था या एनडीए को ज्यादा नुकसान था। हाँ। अब वही वोटर वर्ग प्रशांत किशोर की तरफ से शोर मचा रहा है, तो बीजेपी या नीतीश कुमार भी चलो ठीक है, कम से कम तेजस्वी की तरफ तो नहीं है, उधर चले जाते तो सरकार गिर जाती, मतलब फिर वो जीत जाते। ये तीसरा मोर्चा में गया है, वो अपना वोट देंगे, 2-4-5% जो लेके आए प्रशांत किशोर, लेकिन महागठबंधन की ओर तो नहीं जाएगा ना। इस बात से एनडीए खुश है। वोट तो ज्यादा एनडीए का ही वो खींच रहे हैं। उनका थोड़ा बहुत वोट जो महागठबंधन का खींच रहा है, वो वोटर हैं जो कि लगातार दे रहे थे। जैसे कि मैं मुस्लिम वोटरों को बोल रहा हूं, वो बीजेपी या एनडीए को हराने के लिए लगातार लगे हुए थे, राजद राजद राजद। तो राजद भी उनको गारंटी के रूप में लेने लगा था कि ये साले जाएंगे कहां, ये तो हम ही देंगे। तो वो एक वोटर जो है वो थोड़ा सा प्रशांत किशोर की ओर जा सकता है। लेकिन चुनाव तक क्या होगा मुझे ये नहीं पता, क्योंकि अंत में मुसलमान उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अंत में हाँ, तो वो एक स्थिति है। बाकी तो मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो प्रशांत किशोर वोट काट रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर सरकार बना ले रहे हैं कि एक आध 100-150 सीट आ जा रहा है और अगला मुख्यमंत्री रहेंगे। दूर दूर तक कोई संभावना नहीं। ये वोट काट के किसको हराएंगे, किसको जिताएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे बहस है। और मतदाता ये बात समझता है कि मैं जब भी बूथ पे जाता हूं तो मैं सरकार बनाने के लिए वोट देके जाता हूं, किसी को हराने या किसी को वोट कटवा को मैं वोट नहीं देता। ये है प्रशांत किशोर के पास। और ये तो निगेटिव उनका हो गया। पॉजिटिव मैं बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया के द्वारा, अपनी यात्राओं के द्वारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा एक बज़ क्रिएट किया है। आपने कहा इंपैक्टफुल रहा। इंपैक्टफुल तब होता है जो बूथ पे रहता है, बज़ क्रिएट तब होता है जब मीडिया कवरेज करता है। तो मीडिया कवरेज प्रशांत किशोर का सबसे ज्यादा है, तमाम पार्टियों से ज्यादा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मीडिया कवरेज से वोट मिलने लगे तब तो भाई पिछली बार पुष्पम प्रिया का भी बहुत अच्छा मीडिया कवरेज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब साफ है सर, मीडिया कवरेज नहीं ना होगा जी। मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर, लड़ाई तो महागठबंधन और एनडीए में ही है। लड़ाई तो महागठबंधन एनडीए में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाँ, मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर जो वोट लेंगे उससे बीजेपी को नुकसान होने वाला नहीं है। अगर वो सीधा उधर चला जाता महागठबंधन की तरफ तो ज्यादा नुकसान होगा। चलते चलते बस एक तब ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, तब ज्यादा नुकसान होगा। एक छोटा सा रिएक्शन और लेना चाहूंगा एक मुद्दे पर, क्योंकि पासवान भी की पार्टी भी अलग है, चिराग पासवान भी अलग है उनका, क्योंकि वो पहले से साथ भी रहे हैं और एनडीए के साथ भी रहे हैं। उनका अलग होना कितना नुकसानदायक है बीजेपी के लिए? नहीं, 2020 में अलग थे। हाँ, अलग थे। और चिराग पासवान ने उन जगहों पे अपना कैंडिडेट दिया था जहां नीतीश कुमार की पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके खिलाफ थे।
चिराग पासवान की वजह से हर कोई मानता है कि जेडीयू को पिछली बार 20 से 25 सीटों का नुकसान हो गया था। बिल्कुल जीते नहीं थे चिराग पासवान, हाँ। लेकिन वोट काट कर नुकसान कर दिया था और नीतीश कुमार को 45 सीटों पर ले आए। इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ, लेकिन चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, ये एनडीए के साथ होने से एनडीए को फायदा है। चाहे जो रहे, 2 वोट 4 वोट जितना, इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन फायदा है। दूसरी ओर जो महागठबंधन की तरफ जो वोट गया था पिछली बार, वो प्रशांत किशोर पीछे। एक जो बड़ा फैक्टर रहा है वो है कांग्रेस, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बिहार में कांग्रेस के अभी मेरे हिसाब से 20 के आसपास है, 19 सीट जीती थी, अभी कोई आया होगा, एडिशनल सब्सट्रैक्शन हुआ होगा तो मुझे नहीं पता। कांग्रेस इस बार बहुत एग्रेसिव है बिहार में, बहुत एग्रेसिव। राहुल गांधी ने वोटर बचाओ यात्रा बिहार में की, पप्पू यादव को अपने साथ लेकर आए हैं। 85 साल बाद कांग्रेस का अधिवेशन पटना में हुआ है। ये सारा जो कांग्रेस का एग्रेशन है वो आरजेडी को चिंता में डाल रहा है। क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि भैया मुस्लिम बहुल सीट हमको दे दो, टिकट वहां से हम लड़ाएंगे, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीटों पे तुम लड़ते हो, जीत लेते हो, कहते हो कि मेरा स्ट्राइक रेट ज्यादा है। इस बार हमें बाकी सीटें जो देनी है वो देनी है, लेकिन मुस्लिम बहुल खास करके सीमांचल की सीटें कांग्रेस लड़ेगी। इस बात को लेकर बहुत बहस है वहां पे। और इसीलिए जो सीट बंटवारे की बात है, एक मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, वो कह रही है कि हमको 60 सीट चाहिए। ये कांग्रेस कह रही है कि हमको 55 सीट चाहिए। इधर जो हेमंत सोरेन की पार्टी है वो कह रही है कि हम आपको झारखंड में दिए थे आरजेडी को और कांग्रेस को, तो हमको भी बिहार में कुछ न कुछ चाहिए ही चाहिए। एक चिराग पासवान के चच्चा है पशुपति पारस, वो बोले हैं कि हम भी गठबंधन में, तो हमको भी तो कुछ चाहिए ना। उसके बाद वामपंथी दल हैं, वो कह रहे हैं कि भैया सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट तो हमारा रहा था लोकसभा चुनाव में, हमारा कैडर भी अच्छा खासा है, जनाधार, तो हमको भी चाहिए। तो कुल मिला के ये सारे लोग मिलके आरजेडी को छोड़ के इन सब में जो डिमांड की है वो सीटों की संख्या हो जाती है 200 के आसपास। टोटल 243 सीट है। किसी भी कीमत पे 100 से ज्यादा सीट पे लड़ेगी ही लड़ेगी आरजेडी। 150 सीट पे लड़ने का प्लान था इनका कि 150 सीट के आसपास 140 142 पे हम लड़ेंगे और 100 सीटें अपने सहयोगी दलों को देंगे। अब 100 सीटों में इनको कांग्रेस को भी देना है, वामपंथियों को भी देना है, मुकेश सहनी को भी देना है, पशुपति पारस को भी देना है, हेमंत सोरेन को भी देना है, और कोई कह रहा है कि 50 से कम लेबे नहीं करेंगे। अभी तो लड़ाई शुरू होगी ना सर, जब सीट का बंटवारा होगा तब ये लड़ाई अभी शुरू होगी, अभी देखते हैं। खैर देखते हैं कि बिहार का ये ऊंट किस करवट बैठता है, लेकिन समीकरण तो जनाब बहुत जबरदस्त बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए के बीच जो लड़ाई है उसमें प्रशांत किशोर जिस तरीके से किंग मेकर एक तरीके से बनते हुए, क्योंकि ये पता नहीं कि वोट कितने खिसकेंगे, कहाँ खिसकेंगे, किसको फायदा पहुंचाएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार में इस बार वास्तव में चुनावी जो जंग होने वाली है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है। तो आपका क्या मानना है, आपके हिसाब से प्रशांत किशोर की मौजूदगी किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और क्या प्रशांत किशोर बिहार में किंग मेकर बनेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।